हेलो स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के लिए आज का टॉपिक है लैंगिकता। लैंगिकता की अवधारणा क्या होती है? लैंगिकता मानव जाति में पुरुष व स्त्री के मध्य व्यापक अंतरों को स्पष्ट करती है। हालांकि लैंगिकता पुरुष व स्त्री के मध्य शारीरिक अंतर से कहीं व्यापक है। दूसरे व्यक्तियों के सामने तथा उनके साथ संबंध निर्धारित व शारीरिक तथा लैंगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लैंगिकता की समझ रखना जरूरी होता है। स्त्री पुरुष संबंधों की दो प्राथमिक आयाम हैं। प्रथम है दूसरे की लैंगिकता की पहचान को समझना और स्त्री पुरुष का होना। दूसरा आयाम लैंगिक की पहचान से आगे ले जाकर विपरीत लिंगियों की सम्मिलित करना है। समाज द्वारा निर्धारित जीवन जीने के लिए पुरुष जैसी या महिला जैसी पहचान आवश्यक है। पुरुष व स्त्री केवल प्रजनन हेतु ही नहीं बल्कि संबंधों के मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए हैं। दोनों एक समाज के अवयव हैं, अंग हैं। दोनों एक दूसरे का विकास करने के हेतु एक दूसरे पर अंतर अविलंबित होते हैं। लैंगिकता एक व्यक्ति की लैंगिक पहचान से आगे विस्तृत है। हम जो हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने शरीर तथा स्वयं के बारे में कैसा महसूस करते हैं तथा हम दूसरों के बारे में क्या महसूस करते हैं और क्या व्यवहार करते हैं, यह लैंगिकता का ही एक भाग है। लैंगिकता के शाब्दिक अर्थ लिंग वर्णों से ही है, परंतु इसकी अवधारणा के गहरे निहितार्थ है। यह एक व्यक्ति से लैंगिक रुझानों तथा वरीयताओं को बताता है तथा इस प्रकार से व्यक्तियों की अभिवृत्तियों तथा व्यवहारों को भी निर्धारित करता है। लैंगिकता में लैंगिक अभिव्यक्तियाँ, व्यवहार, वरीयताएँ, विश्वास तथा रुझान सम्मिलित हैं। यह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का बेहद व्यक्तिगत तथा अभिन्न अंग होता है। समाजशास्त्रियों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो लैंगिक होने का मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तिगत आयामों से, आयाम मतलब लिंग से है। अतः लिंग एक जेंडर को बताता है। साथ ही साथ एक व्यक्ति की लैंगिक इच्छाओं तथा अभिव्यक्तियों को भी व्यक्त करता है। अत्यधिक व्यक्तिगत तथा निजी होती हैं ये भावनाएं जिनको वो व्यक्त करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वास्तव में यह मनुष्य की प्रकृति का हिस्सा है। मनुष्य में जैविकीय जन्मजात आवश्यकताएं तथा चालक होता है। विभिन्न प्राणी इन चालकों द्वारा अलग अलग तरीकों से पूरा करते हैं। एक व्यक्ति इन चालकों से पूरा करने के लिए किस तरीके का चुनाव करता है और यह उसके लैंगिक रुझान से तय होता है। हालांकि लैंगिकता व्यक्तिगत है, परंतु यह केवल व्यक्तिगत नहीं हो सकती। यह एक सामाजिक प्रक्रिया या घटना है। इसके अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता। वास्तव में लैंगिक भावनाओं, इच्छाओं, वरीयताओं, अभिव्यक्तियों तथा व्यवहारों को केवल किसी समूह के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। यदि कोई व्यक्तिगत अलग अलग या पृथकत्व में तो तब लैंगिक अंतरों, रुझानों और वरीयताओं का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। जैसे कि समाज में यदि पुरुष ही पुरुष होते या फिर स्त्री स्त्री होती या बालक ही बालक होते, इससे पृथकत्व तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भिन्न जब होते हैं समाज में नर मादा, तो उसमें पृथकत्व का भाव आ जाता है। यही सभी बातें केवल दूसरों के अस्तित्व को सापेक्ष ही अभिव्यक्ति की जा सकती है। इसके बावजूद कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी का यह बेहद व्यक्तिगत निजी आयाम है, परंतु इसको रूप तथा आकार व्यक्ति की समूहों की सदस्यता में ही दिया जाता है। प्रत्येक समाज के कुछ निश्चित नियम और तरीके होते हैं जिनसे वह अपने सदस्यों के लैंगिक व्यवहारों को नियंत्रित करता है। यह नियंत्रणकारी विधियाँ समय व स्थान के आधार पर भिन्नता रखती हैं। हालांकि लैंगिक व्यवहार गतिकी जैविकीय है, परंतु इसकी अभिव्यक्ति सामाजिक रूप से होती है। विभिन्न लैंगिक जीवों में लैंगिक व्यवहारों को जैसे आयु, जेंडर, कानूनी पहलू तथा नाते रिश्तेदारी से संबंधित नियमों को समाज ही बनाया
बनाता है और निर्वाह करता है तथा बनाए रखता है। ये नियंत्रण ही व्यक्ति को लैंगिकता पर सामाजिक ढांचे के अंतर को निश्चित प्रभाव डालते हैं। इसके बाद आता है लैंगिक नियंत्रण के स्रोत। लैंगिक नियंत्रण क्या है? कई प्रकार की सामाजिक संस्थाएं लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। संस्थाएं एक विशिष्ट नज़रियों तथा मानकों को उपलब्ध कराती हैं जो कि लैंगिक शक्तियों के लिए स्वनियंत्रण का आधार बनती है। संस्थागत भूमिकाएं एक प्रकार की अनौपचारिक नियंत्रण का आधार बन जाती हैं। दंड का भय व्यक्तियों में संस्थाओं के प्रति निष्ठा तथा आज्ञाकारिता उत्पन्न कराता है तथा इस प्रकार संस्थाएं नियंत्रण भी रखती हैं। सामान्यतः लैंगिक व्यवहारों को नियंत्रित करने के दो मुख्य साधन धर्म तथा परिवार है ना। पहला होता है परिवार धर्म। तो पहले धर्म के अनुसार सभी धर्म लिंग की प्रजननकारी भूमिका को महत्व प्रदान करते हैं। सभी धर्म लिंग के प्रजननकारी कार्यों उत्पादनकारी वैराग्यपूर्ण तथा परिवार को प्रोत्साहन देने वाले कारकों के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं और लोग धार्मिक संस्थाओं सभाओं तथा उद्देश्यों से लैंगिक व्यवहारों से जुड़े मानकों व मान्यताओं को सीखते हैं तथा सामान्यतः उनका ही पालन करते हैं। विपरीत लिंगियों के मध्य लैंगिक संबंधों को मान्यता देना तथा समान लिंगी लैंगिक संबंधों की भर्त्सना करने संबंधी मानकों को आत्मसात किया जाता है तथा पालन किया जाता है। धर्म समलैंगिकता, सोडोमी तथा बच्चों में लैंगिक संबंधों को कुमार्गी लैंगिक व्यवहार आदि का निषेध करते हैं। इसके अलावा धर्म परिवार को एक महत्वपूर्ण तथा उच्च सामाजिक तथा धार्मिक अंग मानता है। ऐसा किसी भी प्रकार का लैंगिक व्यवहार जो कि परिवार को हानि पहुंचाता हो उसका पूरी तरह निषेध किया जाता है, जैसे विवाहोत्तर यौन संबंध तथा या रक्त संबंधों के मध्य लैंगिक संबंध। अधिकतर धार्मिक उपदेशों में इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि लैंगिक व्यवहारों में नैतिक तथा धार्मिक मूल्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे कुछ धर्म कौमार्य तथा ब्रह्मचर्य को महत्व देते हैं तथा कुछ धर्म रक्त संबंधियों के मध्य संबंध की भर्त्सना करते हैं। अधिकतर धर्म इन मामलों में उन लैंगिक रुझानों को स्वीकारते हैं जो प्राकृतिक दिखाई देता है, जैसे विषम लैंगिकता को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है, जबकि समलैंगिकता को शैतानों का कार्य कहकर खुले रूप से निषेध किया जाता है। इसके बाद आता है परिवार। लैंगिकता को नियंत्रित करने के लिए परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में अधिकतर समाजों में विवाह के भीतर ही लैंगिक क्रियाओं को मान्यता दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि विवाह की एक मुख्य भूमिका यौनिक व्यवहारों को निर्धारित तथा नियंत्रण करने की है। यह एक समाज के मूल्य तंत्र तथा धार्मिक विश्वासों पर आधारित होता है। जैसे संसार के विभिन्न देशों में विवाह पूर्व लैंगिक संबंधों को लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं तथा अस्वीकृतियां हैं। भारतीय समाज में इसे एक टेबू माना जाता है तथा कौमार्य पर जोर दिया जाता है, जबकि पाश्चात्य समाजों में इसका प्रचलन है तथा इसे सकारात्मक रूप में लेते हैं तथा इसे विवाह की सफलता की संभावना के रूप में देखते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के यौनिक या लैंगिक व्यवहार पर परिवार का पूरा प्रभाव होता है। जब पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं तथा एक व्यक्ति जब परिवार के दूसरे सदस्यों के प्रति अधिक जिम्मेदारी दिखाता है तब लैंगिक व्यवहार ज़्यादा नियंत्रित होते हैं। ऐसी स्थिति में लैंगिक मानकों में ज़्यादा रूढ़िवादिता तथा लैंगिक व्यवहारों पर ज़्यादा नियंत्रण स्थापित होता है। इसके अतिरिक्त समाज जीवन साथी के चयन को नियंत्रित करके भी लैंगिक व्यवहारों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ऐसा उन देशों में पाया जाता है जहां अंग्रेज शादी का प्रचलन होता है। पाश्चात्य समाजों में जीवन साथियों के चयन पर नियंत्रण कम हुआ है और तथा व्यक्तियों को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके बाद में लैंगिकता पर नियंत्रण की दिशा। हमने देखा है कि सामान्यतः परिवार
तथा धर्म लैंगिक व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। अब हम देखेंगे कि लैंगिक व्यवहारों को नियंत्रित करने के पीछे कौन से मानक कार्य करते हैं। प्रत्येक समाज में लैंगिक व्यवहार का एक सामान्य अर्थ होता है, जिसमें ऐसे विश्वास व मानक होते हैं जो कि उचित अनुचित लैंगिक क्रियाओं को रेखांकित करते हैं तथा जीवन साथी के चयन आदि के बारे में बताते हैं। मुख्यतः लैंगिक व्यवहारों के 3 सामान्य मानक माने गए हैं। ये है सामाजिक कोड, व्यक्तिगत कोड तथा साथी कोड। किसी भी समाज में ये तीनों कोड उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका बच्चों के जीवन में लैंगिकता का विकास। बच्चों के जीवन में इस व्यक्तिगत तौर पर लैंगिकता की अभिव्यक्ति एक व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया तथा संबंधों में दूसरे व्यक्ति के प्रभाव पर निर्भर करती है। बाल्यावस्था के दौरान जेंडर पहचान का निर्माण होता है, जिससे एक व्यक्ति की स्वयं के पुरुष तथा स्त्री होने का स्वयं परिप्रेक्ष्य निर्मित करता है। शिशु के जन्म होने के साथ ही उस पर लड़का या लड़की होने का लेबल लगाने के साथ ही जेंडर पहचान तथा भूमिका निर्मित होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, लोग जेंडर स्टीरियोटाइप तथा सामाजिक सांस्कृतिक अपेक्षा के अनुरूप ही लड़कों या लड़कियों से अलग अलग व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। एक बच्चा सही प्रकार से व्यवहार करना सीखता है। एक बच्चा निरीक्षण करना सीखता है कि एक पुरुष स्त्री विवाह करते हैं तथा उनके बच्चे होते हैं। इससे बच्चा ये समझ जाता है कि विपरीत लिंग के लोग इस प्रकार के व्यवहार और भावनाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार बाल्यावस्था ही वह समय होता है जब बाद में होने वाले लैंगिक विकास की नींव पड़ती है तथा पुरुष एवं स्त्री की पहचानों का निर्माण होता है। बच्चे विवाह और रोमांटिक संबंधों के विषय लिंगी चरित्र से अवगत हो जाते हैं। किशोरावस्था में वह समय है जब यौवन आरंभ होता है। इस वक्त जो लैंगिक पहचान विकसित होती है उसका लैंगिक व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लैंगिक पहचान के अंतर्गत स्वयं के शरीर की जानकारी तथा लैंगिक क्रियाकलापों की जानकारी विकसित होती है। दूसरों की नज़रों में आकर्षण लगने का ज्ञान होता है तथा इस प्रकार स्वयं को एक लैंगिक वस्तु के रूप में प्रतिबिंबित का ज्ञान होता है। बड़े होने का एक पक्ष है कि जब वो एक व्यक्ति विपरीत लिंग आकर्षण के बारे में सोचने लगता है। शारीरिक आकर्षण तथा मशहूर होना महत्वपूर्ण मानक मानते हैं। बच्चा अपने आप में इतना खो जाता है कि इतना आकर्षण होता है कि उसे अपने चेहरे से, अपने आप से और सामने वाले विषम लिंगी से भी आकर्षण बढ़ता है। यह पारंपरिक पुरुष जो होते हैं ये कि स्त्री की भूमिका के अंतर को बल देते हैं, जिससे कि पुरुष ही लैंगिक क्रियाएं शुरू करते हैं, स्त्री प्रति उत्तर देती है। इस प्रकार के एक व्यवहार से व्यवहार की सीमाएं, रेखाएं तैयार होती हैं। इस अवस्था में संगी साथियों का प्रभाव केंद्र में होता है। संभवतः इसका एक कारण है यह भी कि सामान्यतः अभिभावक लैंगिकता पर बच्चों को सीमित ज्ञान ही देते हैं, इसीलिए संगी साथी सहजता से उपलब्ध विकल्प बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति अपने संगी साथियों के समूह में ही अपने आकर्षण तथा इत्यादि भावनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जिसमें अभिभावक के प्रभाव में कमी आती है तथा व्यक्ति में उसके अपने संगी साथियों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण से देखिए ये अवस्था ऐसी है, इसमें बालक अपने सभी भावनाओं को, अपने सभी बातों को अपने संगी साथियों से शेयर करता है और बताता है। भटकने की भी राह उसकी यही होती है। इसमें यदि उसके दोस्त चाहें तो उसे भटका सकते हैं, गलत रास्ते पर भी जा सकता है, और माता पिता यदि सही ज्ञान दिशा दें तो वह सही रास्ते पर भी जा सकता है। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।